नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जून के 22 दिन बीत चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिर्फ 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जबकि अप्रैल के महीने में 26 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या कोविड-19 से संबंधित सूचनाएं इतनी महत्वहीन हो गई हैं? महामारी तो अभी नहीं हुई है। मुमकिन है कि कोई कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं का कब तक पीछा करे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोविड-19 ने आपका पीछा करना छोड़ दिया है। बेशक शुरू से ही इससे संबंधित खबरें थोड़ी बोरिंग थीं, इसलिए मीडिया ने इसमें धर्म का तड़का लगाया। सबको मजा आया इसमें। घेरा घेरी सजा किसने भुगती? एक गरीब सब्जी वाले ने। लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? तालाबंदी के बाद करीब करीब 3 महीने बीत चुके हैं। क्या हमें बीच बीच में इसकी समीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमने सामाजिक तौर पर, सांस्थानिक तौर पर इस महामारी को कितना समझा है और क्या हासिल किया है? अब देखिए, पिछले 24 घंटे में 445 लोगों की मौत हुई है कोविड-19 से। क्या यह इतनी मामूली बात है कि साधारण खबर के रूप में चलकर निकल जाए? 445 लोग एक दिन में इस बीमारी से मरे हैं। जब बाएं नजर आए तो दाएं देखिए, जब दाएं नजर आए तो बाएं देखिए। आलम यही है कि हमने इस महामारी से लड़ने का यही एक तरीका अपनाया है, लेकिन नजर फेर लेने से हकीकत नहीं बदल जाती है। भारत में कोविड-19 से अब तक 13,699 लोगों की मौत हो चुकी है। अब 24 घंटे में 14 से 15,000 नए मामले सामने आने लगे हैं। पॉजिटिव मामलों की संख्या 4,25,282 हो गई है। पॉजिटिविटी रेट 10.34% हो गया है। 19 मई को पॉजिटिविटी रेट 4.89% ही था। जितना टेस्ट हो रहा है उसके अनुपात में पॉजिटिव रेट में वृद्धि हो रही है। हर बढ़ते हुए 1 लाख मामले पर पॉजिटिविटी रेट पिछले 1 लाख से अधिक हो जा रही है। इसलिए आप देखेंगे कि कोरोना के केस के मामले में दुनिया में भारत का स्थान चौथा हो गया है। जब तालाबंदी शुरू हुई थी तो उसके आसपास के दिनों में भारत का स्थान 15 था, उससे नीचे था, लेकिन अब हम दुनिया के चोटी के चौथे देश बन चुके हैं। अमेरिका अभी तक 2,81,00,000 से अधिक टेस्ट कर चुका है। रूस में 1,69,00,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। ब्रिटेन, जिसकी आबादी 7 करोड़ भी नहीं है, उसने 78 लाख से अधिक टेस्ट किए हैं। भारत में अभी तक 70 लाख ही टेस्ट हुए हैं। 10 लाख की आबादी पर भारत 5,038 टेस्ट कर रहा है, जो 10 सबसे प्रभावित देशों में सबसे कम है। भारत में जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं उनमें से आधे से अधिक ठीक भी हो रहे हैं। 55% रिकवरी रेट है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन में महामारी के विशेषज्ञ रेयान का कहना है कि अब टेस्ट से नहीं बल्कि इस बात से इसका अंदाजा लग रहा है ठीक ठीक कि अस्पतालों पर दबाव कितना बढ़ रहा है, उनमें भीड़ कितनी बढ़ी है और मरने वालों की संख्या कितनी है। टेस्ट की गुणवत्ता बेहतर होने से हो सकता है कि केस कम आए, लेकिन आप वो उन जगहों पर देखें जहां पर मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। क्या अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और भी कई शहरों में। दिल्ली में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 2,175 से अधिक हो चुकी है। इस महानगर में 2,175 से अधिक लोग कोविड-19 से मारे गए हैं। अब यहां 3,000, पहले रोज आने वाले केस की संख्या 2,000 हुई, फिर 2,200, फिर 2,400, अब 3,000 हो चुकी है। दिल्ली सरकार का ऐप बता रहा है कि धीरे धीरे वेंटिलेटर की संख्या कम होती जा रही है। कोविड अस्पतालों में 704 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 457 भर चुके हैं, 254 खाली हैं। 6 जून को दिल्ली में 428 कोविड आईसीयू थे, जिनमें से 244 भर गए थे और 184 खाली। 22 जून तक दिल्ली सरकार
केंद्र सरकार के 9 अस्पतालों को मिलाकर 332 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 213 भर गए हैं, 119 खाली हैं। 70 प्राइवेट अस्पतालों में कुल मिलाकर 376 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 247 भर गए हैं, 129 ही खाली हैं। कुल 10 सरकारी अस्पतालों में से 9 अस्पतालों में वेंटिलेटर की व्यवस्था है। कोरोना के लिए 109 प्राइवेट अस्पतालों में से सिर्फ 70 अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा है। 12 जून को दिल्ली के सारे अस्पतालों में मिला के 5300 बेड्स भरे हुए थे। आज की डेट में 6200 बेड भरे हुए हैं। तो लगभग 10 दिन में केवल 900 बेड भरे। इन 10 दिनों में 23,000 नए मरीज आए। 23,000 नए मरीजों में से केवल 900 बेड्स की जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा बेड्स की जरूरत पड़ी। इसके 2 मायने हैं। एक तो ये कि जितने लोग अस्पताल में एडमिशन ले रहे हैं उतने ही लोग लगभग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं, और दूसरा ये कि जितने नए केस आ रहे हैं इनमें सीरियस केस बहुत कम है। माइल्ड केस और एसिम्टोमेटिक केस ज्यादा हैं जिनका हम घर पे इलाज कर रहे हैं। कोरोना में हमने देखा कि एक ही चीज की समस्या सबसे ज्यादा होती है कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, मरीज को ब्रेथलेसनेस होती है, और मरीज को तुरंत ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। अगर मरीजों को सही टाइम पे तुरंत ऑक्सीजन मिल जाए तो कई मरीजों को बचाया जा सकता है। तो इसके लिए अब हमने क्या किया है कि जितने अब होम क्वारंटाइन के केसेस होंगे, होम आइसोलेशन के, दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सी पल्स मीटर देगी। आप उस पल्स मीटर को अपने घर रखिए, जब आप ठीक हो जाए सरकार को वापस कर दीजिए 10 दिन के बाद। उस पल्स मीटर से आप हर घंटे में 2 घंटे में आप अपनी ऑक्सीजन नापते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम होती है, हम आपको एक फोन नंबर दे देंगे, उस पर फोन कर दीजिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं। आंकड़ों की अपनी अपनी व्याख्या है, ठीक भी हो सकती है लेकिन कई बार पूरी नहीं होती है। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि टेस्टिंग 3 गुना बढ़ गई है, मगर दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या में 1000 की ही वृद्धि हुई है। अब आप इसे दूसरी तरीके से देखें। मुंबई में 36 दिनों में नए मामलों की संख्या 2 गुनी हो जा रही है। दिल्ली में 14-15 दिन लग रहे हैं। इस नजर से भी देखकर देखिए तो समझ में आएगा कि महामारी किस तरह से हमें चपेट में ले रही है। शरद की ये रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर 8 जून को जो कुल मामले थे वो करीब 30,000 थे। 21 जून का जब हेल्थ बुलेटिन आया उसके अंदर करीब 60,000 ही मामले पहुंच गए। अब केवल 13 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर जो मामले हैं वो 2 गुने हो रहे हैं। और इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मान के चलिए कि जुलाई के आखिरी में करीब 5 लाख मामले दिल्ली के अंदर हो सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा और विश्लेषण करें तो ये दिखाई देता है कि 8 जून की जिसकी हम बात कर रहे हैं तब दिल्ली में 3700 टेस्ट हो रहे थे और पॉजिटिविटी रेट जो है वो करीब 27% आ रहा था। 21 जून जब करीब 60,000 मामले हो गए हैं तो 18,000 दिल्ली के अंदर टेस्ट हुए हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो आ रहा है करीब करीब 16%। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और लोग कम पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन एक बताने वाली बात यह है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो टेस्टिंग का आंकड़ा है करीब 18,000 के आसपास का, इसके अंदर एक बड़ी संख्या रैपिड एंटीजन टेस्ट की है जो अभी नई दिल्ली के अंदर शुरू हुए हैं, जिसमें 15 से 30 मिनट के अंदर आपको नतीजा पता चल जाता है। तो वो जो टेस्ट है वो इतना रिलायबल नहीं माना जाता, क्योंकि उसके अंदर जो व्यक्ति नेगेटिव आ जाता है उस टेस्ट में तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो, लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव माना जाता है। तो और जो सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, जो विश्वसनीय है, वो है RT-PCR टेस्ट। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होता है उसके अंदर अगर कोई नेगेटिव आता है तो कंफर्म करने के लिए उसको RT-PCR टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो ये कहा जाए कि ये जो डेटा है इसको हम पहले वाले से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये उतना एक्यूरेट नहीं माना जाता है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये जो रोज़ाना 3,000 मामले अब दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जो है जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं उनका भी
रोल है। तो दिल्ली के अंदर टेस्टिंग बढ़ रही है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि टेस्टिंग की अब जो टेक्निक है वो भी दिल्ली के अंदर 2 हो गई हैं। 24 मार्च को तालाबंदी हुई, जंग का ऐलान हुआ, डॉक्टर हेल्थ वर्कर को योद्धा घोषित किया गया, और अब इन्हीं की संख्या नहीं बताई जाती है कि किसी शहर में कितने नर्स, कितने लैब टेक्नीशियन, कितने डॉक्टर संक्रमित हैं, या उनमें से कितनों की जान गई है, कितने आईसीयू पर हैं। हमें अपने इन योद्धाओं के बारे में उसी तरह से जानकारी नहीं है जिस तरह से पूर्वी लद्दाख में कितने सैनिक मारे गए, इसकी जानकारी बहुत देर में आई। और जब प्रधानमंत्री ने बोल दिया, उसके बाद से लोग पता ही करते रहे कि जब चीन हमारे इलाके में नहीं आया था तो हमारे सैनिक घायल कैसे हो गए। यह स्थिति होती चली जा रही है हर दिन भारत में। अगर आप औसत देखें तो 1.5 लाख से लेकर 1,60,000, 1,70,000 के बीच अभी तक हम टेस्टिंग कर रहे हैं। दिल्ली में भी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब 3 गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी आप देखें तो भारत के जो राज्य हैं, दिल्ली राजधानी है, आबादी के रूप में हो सकता है कई राज्यों से पीछे हो जाए, लेकिन टेस्टिंग के मामले में दिल्ली अभी भी 8वें नंबर पर है। मुंबई से हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने 19 जून को एक आंकड़ा दिया था कि मुंबई में कोविड आईसीयू बेड की संख्या 1219 है, लेकिन 90% से अधिक भर चुके हैं। मात्र 72 बेड ही खाली थी। 701 बेड वेंटिलेटर वाले हैं, वो भी 90% भर चुके हैं, मात्र 23 खाली हैं। तालाबंदी से पहले हम उन लोगों की पहचान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए दुरुस्त तरीके से कर सकते थे जो लोग विदेश से आए थे, और जिस तरह से सांप्रदायिकरण होने के बाद तबलीग जमात के लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, बाद में वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की खबरें गायब हो गईं। पता नहीं जमीन पर वो व्यवस्था कितनी दुरुस्त तरीके से लागू है। अगर हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए लोगों को घेर पाए होते, पहचान पाए होते, तो तालाबंदी की जरूरत इतनी जल्दी ना पड़ती और हम इतनी जल्दी अपने अर्थव्यवस्था की सारी खिड़कियों को बंद करके अपना नुकसान ना कर लेते, जिसे सरल हिंदी में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। इस मुहावरे से अंग्रेजी वाले भी समझ सकते हैं। अब काफी देर हो चुकी है, तालाबंदी से कुछ हासिल तो हुआ नहीं। शुरू में हम निश्चिंत थे कि केस की संख्या कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, तो धीरे धीरे लापरवाही हम बेसब्र होते चले गए। अब वह इतनी ज्यादा होती चली जा रही है कि सारी गंभीरताएं बैठकों में नजर आ रही हैं, या फिर कुछ ही शहरों तक बेहतर नजर आ रही हैं। बाकी शहरों में स्थिति अभी भी उसी तरह से है जिस तरह से पहले थी। मुंबई शहर में 36 दिन के डबलिंग रेट से राहत की सांस प्रशासन लेता हुआ दिख रहा है। खासतौर से एक समय में जो हॉटस्पॉट देखा जाता था धारावी इलाका, वहां पर मई महीने में जहां 43 दिन का डबलिंग रेट दिखा, वहीं जून महीने में ये 78 दिन का हो चुका है। यानी कि बीएमसी की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम इसे देख रहे हैं। केंद्र ने भी उनकी तारीफ कर दी है। बीएमसी का कहना है कि जब 1 अप्रैल को यहाँ पर मौत के साथ पहला मामला सामने आया था और 4 अप्रैल से बस्तियों में ये फैलता हुआ दिखा, तो पूरे इलाके को सील किया गया था और 4T प्लान सख्ती से लागू हुआ था, यानी कि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। तो यहाँ के जो लोग थे वो यहीं के अंदर के अस्पतालों को बीएमसी ने अपने अंडर लिया और उनका इलाज वहाँ पर हुआ। यहीं पर क्वारंटीन सेंटर थे, वहीं पर धारावी के लोग रखे गए और बहुत ही गंभीर मामलों में ही ये बाहर ले जाए जाते थे। तो इस तरह से धारावी को काबू में लाया गया। इसके साथ ही साथ जो बड़ी संख्या में जो मजदूरों का पलायन है उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी संख्या में करीब बताया जाता है कि 2.25 लाख लोग हैं जो यहाँ से बाहर निकले। तो इनके निकलने के बाद भी मामलों में तेज़ी से गिरावट आनी शुरू हुई। लेकिन अब जो चिंता का विषय है बीएमसी के लिए, वो कुछ और अलग अलग वार्ड्स हैं जहाँ पर पहले मामले नहीं थे लेकिन अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर हम इलाकों के हिसाब से आपको समझाएं तो इलाके हैं मलाड, दहिसर, मुलुंड, बैंड्रा जैसे इलाके जहाँ पर अचानक से मामले बढ़ने शुरू हुए हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चिंता का कारण अभी बनता हुआ बीएमसी के लिए दिख रहा है वो है इमारतें मुंबई की। किस तरह से ये साइकिल घूमा है वो भी आप देखें, क्योंकि इमारत से मेड और सर्वेंट ड्राइवर के ज़रिए ये बस्तियों में मामले गए, बस्तियों में बढ़े। 3 महीने का लॉकडाउन था और अब अनलॉकिंग में इन्हें इमारतों में जब इजाज़त दी गई है तो इमारतों में मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। मुंबई शहर में बताया जा रहा है कि करीब 25% जो मामले हैं वो इन्हीं इमारतों से आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर जलील पारकर की।
कुछ दिन पहले डॉक्टर जलील पारकर से बात हो रही थी। वो अस्पतालों के भीतर जो देख रहे थे उसके बारे में बात करना चाहते थे। फिर चीन का मामला हो गया और उनसे राब्ता टूट गया, संपर्क टूट गया। आज उनका मैसेज आता है कि वो 5 दिन तक आईसीयू में भर्ती थे, कोविड-19 हो गया था, अब बाहर आए हैं। डॉक्टर जलील पारकर मुंबई के लीलावती अस्पताल में आईसीयू वार्ड में काम कर रहे थे। वरिष्ठ डॉक्टर होने के नाते नेतृत्व कर रहे थे। डॉक्टर पारकर ने कोविड के 200 मरीजों का इलाज किया, मगर इलाज के दौरान खुद संक्रमित हो गए। मुंबई के डॉक्टरों में बड़ी हस्ती माने जाते हैं। फिल्मी सितारों से लेकर शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के डॉक्टर रहे हैं। डॉक्टर पारकर ने ही कहा कि वे इस स्थिति में ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बीमारी को बाहर से भी देखा है और भीतर से भी देखा है। वहीं के आईसीयू में लोगों का इलाज कर रहे थे, अपने ही अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हुए। यही नहीं, उनकी 57 साल की पत्नी को भी कोविड-19 हो गया, वो भी उसी अस्पताल में भर्ती थी। कोविड के बारे में डॉक्टर पारकर की राय बदली है, उसे देखने का नजरिया भी। कुछ दिन पहले डॉक्टर पारकर से मेरी फोन पर बात हो रही थी। तब भी डॉक्टर पारकर अपने अनुभवों को समाज के सामने रखना चाहते थे, लेकिन बीच में चीन का वाकया हो गया और उनसे राब्ता टूट गया। आज सुबह उनका फोन आया कि वो 5 दिनों तक आईसीयू में थे, संक्रमित हो गए थे और अब ठीक होकर घर आ गए हैं। लेकिन बातचीत से मुझे नहीं लगा कि इसी वक्त बात करनी चाहिए, मगर डॉक्टर पारकर चाहते हैं कि इसी वक्त वो अपने अनुभवों को दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, ताकि समाज में पता चले कि उन्होंने इस बीमारी को किस तरह से देखा है। हम बस यही गुजारिश करेंगे कि डॉक्टर पारकर, आपको जब भी लगे आपको तकलीफ है, आप बातचीत को रोक दीजिएगा। हमारी तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, हम सिर्फ आपकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं बात करने की। तो मेरा पहला सवाल सर यही है कि एक डॉक्टर के तौर पर आप काफ़ी कुछ पढ़ते भी होंगे इस बीमारी के एहतियात के बारे में, और बाहर से जब आईसीयू वार्ड में मरीज को देख रहे थे और खुद एक मरीज बनकर आप उस आईसीयू वार्ड में भर्ती होते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है इस बीमारी के प्रति, वो किस तरह से बदल जाती है सर? क्या आपने नया देखा? रवीश भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोविड शुरू हुआ था, हमारे हॉस्पिटल में लीलावती में सिर्फ 6 आईसीयू बेड उस वक्त बनाए गए थे कोविड के लिए खास तौर पर, और एक कुछ 15 बेड दूसरे थे जो आइसोलेशन बेड्स कहा करते थे। अब पहले दिन से जब मैं मरीजों को वहाँ देखने जाता था तो मैं आईसीयू के मरीज भी देखता था और जो आइसोलेशन में थे उनको भी देखता था। इसका अंदाज़ा नहीं था कि हम किस दौर पे गुजरने वाले हैं, और धीरे धीरे जो मामला बढ़ता गया, मरीज बढ़ते गए, मौत होते गई, कुछ बचते गए, कुछ नहीं बचते गए। कोशिश तो हमने बहुत कुछ की, कुछ लोगों को बचा पाए, कुछ लोगों को हम नहीं बचा पाए, जिसका हमको आज भी बहुत दुख होता है। रही बात जो मरीज आते थे जो आईसीयू में, वो मरीजों को अक्सर ऑक्सीजन लेवल कम हुआ करता था, तो हम ये कोशिश करते थे कि उनको हम किसी भी तरह से ऑक्सीजन दें, चाहे वो सिर्फ नाक के ज़रिए ऑक्सीजन दिया जाए या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटरी सपोर्ट जिसको कहते हैं, बाईपैप या सीपैप, या ज़रूरत पड़े तो उनको इन्वेजिव वेंटिलेटरी सपोर्ट देते थे। दवाइयाँ जब हम शुरू करते थे और जब हम असेसमेंट करते थे रोज़, तो रोज़ हमें ये डर रहता था कि ये हमारे हाथ से निकल न जाए। उस वक्त दवाइयाँ भी कम थी, दवाइयाँ मिलने की भी बहुत तकलीफ़ें थी, लेकिन हम पूरी कोशिश करते थे कि कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर न जाए और बहुत सारों को हम बचा सकें। जो आइसोलेशन में थे उनको तो हम दवाइयाँ दे के वो लोग ठीक हो जाते थे, लेकिन मरीज़ों की तादाद बढ़ते गई
एक सुनामी के तौर पे मरीज बढ़ते गए। आईसीयू में जब पेशेंट आने लगे तो हमको आईसीयू को बहुत बढ़ाना पड़ा। तो जहां हम 6 बेड थे वहां से हम 50 बेड पर आ गए थे आईसीयू में। और इस दौरान हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कोशिश के साथ हम कोशिश करते थे कि मरीजों को कैसे बचाएं। तो हम इनिशियली जो शुरू किए थे दवाइयाँ जो लोग अक्सर लेते थे वो थे एससीक्यू और एजिथ्रोमाइसिन। फिर हमने देखा कि हमने कुछ रिसर्च भी किया, हमारे दूसरे दोस्त कलीग्स जो हैं, हम लोग ने फाइंड आउट किया कि बांग्लादेश में जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट से लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और ख़र्चा भी उतना नहीं होता है। तो मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर शशांक जोशी, उन्होंने बांग्लादेशी डॉक्टर वो जानते थे, तो उनसे हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस पे डिस्कशन किया और हमने फाइंड आउट किया कि उनकी दवाइयों से काफ़ी लोग बच जाते थे। और वो दवाइयाँ थी आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम फर्स्ट डे, तीसरे दिन, 5वें दिन, 3 डोजेस, और डॉक्सीसाइक्लिन जो था जो 100 मिलीग्राम, एक सुबह एक शाम 5 दिन के लिए। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ और वो हॉस्पिटल नहीं पहुँचे और उनका इलाज घर पर ही हुआ, वो घर पर ही बेहतर हुए। लेकिन जैसे क्रिटिकल पेशेंट आना शुरू हो गए तो हमने ये देखा कि ये आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन काम नहीं कर रहा है। उस वक्त दवाइयों की बहुत मजबूरी थी, कमी थी, मिल नहीं पा रहे थे, गवर्नमेंट की रेड टेपिज्म बहुत हो रहा था, हमें तो मरीज की जान बचानी थी। तो उस वक्त हमने कैसे भी शुरू किया टोसिलीजुमैब और रेमडेसिविर। एक फैमिली थी, उनके पिताजी मेरे पास एडमिट थे और उनके लिए उन्होंने कहा कि मैं दवाइयाँ बाहर से मंगाऊंगा, मेरी कोशिश रहेगी और मैं हो सके तो मैं थोड़ी ज़्यादा भी मंगाऊंगा। तो उन्होंने अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ मंगाई, उसमें से हमने उनके लिए 2 इस्तेमाल भी किए, लेकिन चूँकि उनकी उम्र का तकाजा था, उम्र काफ़ी थी, हम उनको बचा नहीं पाए। लेकिन उसके बेटे ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे पिताजी को मैं नहीं बचा सका तो मैं दूसरों को क्यों बचाऊं। उसके पास जो दवाइयाँ आती थी वो सब हमारे मरीजों को दिया करते थे। ये नहीं पूछा कि वो पैसे वाला है, वो गरीब है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, कौन है वो। उसने बस कहा तुमको डॉक्टर साहब लगे जहाँ जिसकी जान बच सकती है उसको वो इस्तेमाल करो। हमने वो दवाइयाँ इस्तेमाल किए, कुछ लोगों को बचा सके, कुछ लोगों को नहीं बचा सके। इसमें फिर जब हम टोसिलीजुमैब इस्तेमाल कर रहे थे तो हमें लगा कि प्लाज्मा की ज़रूरत है। तो हमने प्लाज्मा भी बड़ी शिद्दत, बड़ी तकलीफ़, बड़ी क्या कहते हैं, हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से प्लाज्मा मंगाए। उसमें से एक मरीज़ तो बच गया, आज वो ज़िंदा है और एक आध हफ्ते में वो शायद घर भी चला जाएगा। वो है एक IAS ऑफिसर हैं वो, और दूसरे मरीज़ को तो हम नहीं बचा सके, उसको हमने प्लाज्मा दिया था। अब प्लाज्मा देने में हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जो ICMR कहता है, जिसने हमको प्लाज्मा दिया, जिस इंस्टीट्यूट ने हमको प्लाज्मा दिया, कि भाई ऐसी कौन सी गलती उसने किया कि जो हमने इस्तेमाल किया और मरीज़ को बचाया। ये लोग जो कुर्सियों पे बैठे हैं, जो अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, क्या इन लोग को इतनी हमदर्दी भी नहीं है, इतनी ह्यूमैनिटी भी नहीं है कि ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि इंसान को बचाएं या रेड टेपिज्म करें या पेपर वर्क करें। हमें तो इम्पोर्टेंट है कि मरीज कैसे बचे, चाहे वो 1 सेकंड में बच जाए या 5 सेकंड में बच जाए, आधे घंटे में बच जाए, 1 घंटे में बच जाए। ट्रेनिंग तो हमको ये होती है। ये लोग ये नहीं सोचते कि उस ICU में अब तो मैं आपको ये दवाइयों की तो बात बताया। इसी पे डॉक्टर पार्कर मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि एक सिचुएशन आया कि आपने बांग्लादेश के प्रोटोकॉल को फॉलो किया। क्या वो प्रोटोकॉल वर्ल्ड हेल्थ और WHO का था या बांग्लादेश ने अपना प्रोटोकॉल बनाया था? देखिए, चाहे वो बांग्लादेश देश क्यों न हो, उन्होंने जो ये रजीम शुरू किया वो सस्ता भी था और इफ़ेक्टिव भी था।
WHO ने इसको माना भी, और इसी वजह से हम लोगों ने हमारे तौर तरीके बदली कर दिए। हमने भी वो रेजिम को इस्तेमाल करना शुरू किया और उससे बिल्कुल बहुत फ़ायदा हुआ। आज भी फ़ायदा हो रहा है, आज भी लोग हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं, आज भी वो इलाज से उन लोग घर पर उनका फ़ायदा हो रहा है और उसकी कीमत कुछ नहीं है, नहीं के बराबर है। अब ये अगर आप कहना चाहेंगे कि हमसे क्या गलती हो गई, हमसे ये गलती हो गई कि हमने कोविड-19 को बहुत आसानी से लिया। हम लोगों ने उतना सीरियसनेस इनिशियली नहीं लिया था और मैं इसके लिए किसी को दोष भी नहीं देता हूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये कोविड-19 क्या नुकसान करने वाला है इंसान पे। हर देश में जहाँ पर भी इस्तेमाल हुए, जो भी इलाज इस्तेमाल हुए, वो भी उन लोगों ने पहली बार इस्तेमाल किए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई रिसर्च उसके ऊपर हुआ है, तो वो नहीं था। अब तो रेमडेसिविर को अनुमति मिल गई है भारत में भी देने की और शायद बनाने की भी। ये लेकिन आप तो काफी पहले से बात कर रहे थे, मुझे याद है कि 3-4 हफ्ता पहले से इसकी बात कर जी रहे थे। बिल्कुल। अब वो ये परमिशन मिली है। एक ग्लेनमार्क है, उनको भी वो फेविपिर की परमिशन मिली है। वो दवाइयाँ भी अच्छी हैं, लेकिन उस दवाई में खाली एक थोड़ी शॉर्टकमिंग है कि जो पहले दिन 9 गोलियां लेनी पड़ती हैं, जिसके वजह से लोगों को थोड़ी एसिडिटी, नौशिया, वॉमिटिंग वगैरह होता है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश वाला रिजीम है जिसे अब सबने अपना लिया है, उस रिजीम से घर में ही चीजें ठीक हो बिल्कुल। सकती हैं, सीरियस होने की जरूरत बिल्कुल। नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। जितना आपने देखा है, अलग अलग केस हिस्ट्री आपने देखी होगी, 200 लोगों को आईसीयू में आपने इलाज किया है, तो अगर आप दर्शकों को बता सकें जो इस वक्त देख रहे हैं कि उन्हें एहतियात के तौर पर क्या करना चाहिए और अगर हो जाए तब क्या रवीश करना भाई, चाहिए। दवा तो वो खुद से नहीं ले सकते क्योंकि जो डॉक्टर ने तय करना है वही रवीश लेंगे, भाई, लेकिन फिर रवीश भी भाई, आप सोचिए कि मैं मर रहा था और जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा था, जो मेरा कलीग था, उसको 4 दिन पहले मैंने कहा कि तेरी तबीयत मुझे अच्छी नहीं लगती, तो एडमिट हो जा। जिस दिन मैं डिस्चार्ज हो गया, वो बेचारा एडमिट हो गया बुखार से। आज भी वो हॉस्पिटल में, उसकी बीवी भी है, उसका बेटा भी है। क्या गुजर रही होगी हम लोग सब लोगों के ऊपर, आप सोचिए इसके बारे में। लोगों को समझना चाहिए कि हम सबको मिलके जीना है, ये नहीं कि इसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो। कहाँ से बेचारे अपना पेट भरेंगे, कहाँ से उनकी बच्चों का भूख भरेंगे। क्या हम चाहते क्या हैं? ये कुर्सियों पे तो इसको रोका कैसे जाए? इसको क्या इसको रोकने का इरादा छोड़ दिया जाए? जितने ये सोसाइटीज में लोग बैठे हैं, जो समझते हैं कि ये जो मनमानी चाहे वो करेंगे, जो कायदे लगाना चाहते हैं, इनको पहले उठा के जेल में डाल दो। सब समझ में आएगा, सारी दुनिया को सब समझ में आएगा। पुलिस वाले अपनी जान। पर डॉक्टर पार्कर, इन्होंने भी, हम समझ रहे हैं कि आप इस वक्त डिस्ट्रेस में मैं हैं, बिल्कुल डिस्ट्रेस में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सर, इन्होंने अपने मर्जी से तो ये नहीं किया ना। इनको ये गाइडलाइन दी गई जब शहर बंद हो रहे थे, तो इन्होंने भी कहा बिल्कुल नहीं, हम अपने सोसाइटी, सिर्फ यही गए नहीं है, कई लोगों ने कहा कि हम बाहर से आने वालों को अंदर नहीं आने देंगे। ये सब मतलब कोई संक्रमित कैसे होने दे खुद को, ये भी तो एक चुनौती थी। ये सब लोगों ने अपनी अपनी मनमानी की है, बिल्कुल नहीं। आप जाके देखिए बूढ़े लोगों को, 80 साल के बूढ़े रहते हैं, ना उनका बेटा बंबई में है, ना बेटी है। कहां से वो नहा सकेंगे? कहां से उनको कौन चाय बना के देगा? उनके कपड़े कौन बदली करेगा? ये समझ में नहीं आता लोगों को। थैंक यू, आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से ठीक हो जाएं तो फिर हम और आपके रवीश भाई, मैं इमोशनली ये नहीं हुआ था, मुझे ये कहना था क्योंकि लोग कहते नहीं है टीवी पर, लोगों को पता नहीं है, और मैं चाहता हूं कि हर कोई समझे ये बात। अब आते हैं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों पर। ये दोनों भारत के आत्मनिर्भर होने से पहले ही आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जैसे ही सुबह होती है ये कुछ बढ़ जाते हैं। जीडीपी बढ़े या ना बढ़े, आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, पेट्रोल डीजल दोनों साहबों के दाम बढ़ जाते हैं।
और यह भी देखिए कमाल कि एक दौर था कि जब डीजल पीछे पीछे चला करता था पेट्रोल के, लेकिन अब दोनों साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में पिछले 16 दिनों में 8 रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है और डीजल की कीमतों में 9 रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है। डीजल और पेट्रोल के बीच का फासला सिर्फ 71 पैसों का रह गया है। यह भी 70 साल में पहली बार हुआ है। पहला और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम से खुद को अलग कर लिया है। पहले दाम तब बढ़ता था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता था। अब वहां सस्ता हो रहा है तो यहां महंगा हो रहा है। इसका मतलब है कि पेट्रोल और डीजल आत्मनिर्भर हो गए हैं। दूसरा बदलाव यह है कि ना तो दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ने की खबरें आ रही हैं, ना किसानों के परेशान होने की खबरें दिखाई जा रही हैं। 16 दिनों से दाम बढ़ रहे हैं और प्रदर्शनों के नाम पर याद करने के लिए वर्तमान की कोई तस्वीर नहीं, सब फ्लैशबैक वाली है। तीसरा बदलाव यह है कि 16 दिन दाम बढ़ने पर सरकार को गरीब विरोधी कहने का चलन भी समाप्त हो गया है, वो भी तब जब खुद मीडिया कर्मी की नौकरी चली गई और सैलरी कम हो गई है। अगर ये नया भारत नहीं है तो फिर नया भारत क्या है, आप बता दीजिए। मीडिया ने इन विषयों को उठाने और सवाल करने की परंपरा छोड़ दी, लेकिन जनता ने भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर धरना प्रदर्शन की पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया है। ये ठीक है कि इस वक्त कोविड-19 का दौर चल रहा है, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि जनता भी रोज पेट्रोल पंप वाले को कहकर जाती होगी कि कल भी दाम बढ़ाना, हम पक्का महंगा पेट्रोल खरीदने आएंगे। इस तरह जनता भी पेट्रोल के दाम बढ़ने के रास्ते से हट गई है और तेल के दामों ने धार पकड़ ली है। चौथा बदलाव आया है विपक्ष में। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही विपक्ष की उम्मीद बढ़ जाती थी, अब घट जाती है। जनता तेल भरा कर निकल जाती है। विपक्ष को तगड़ा मलाल है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर हमारी सरकार तो चली गई, मगर इनकी क्यों नहीं जा रही है। सरकार हमेशा की तरह सरकार है, बोलने के लिए दूसरे विषय हैं, कुछ नहीं है तो राहुल गांधी है ही। पांचवा बदलाव, सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों से बहुत उम्मीद होने लगी है, इसलिए पिछले 16 दिनों से दाम बढ़ाए जा रही है। जनता ने अपना अपर लिमिट बताया नहीं, इसलिए सरकार वही पता करने के लिए रोज रोज थोड़ा दाम बताकर देख भी रही है। वैसे आधिकारिक शब्दों में सरकार पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाती है, ऑटोमेटिक तरीके से दाम बढ़ जाते हैं। हमारी ये सरकार से दरख्वास्त होगी, एक गुजारिश होगी कि वो हमें इस पब्लिक को और पेट्रोल डीलर्स की डिमांड को समझते हुए पब्लिक को राहत दे। जैसे कि वो एक्साइज में पहले कुछ दिनों पहले जब कुल बहुत दाम गिरा था और उसमें एक बढ़ोतरी जो है एक्साइज की कर उसको दाम को उन्होंने फ्रीज़ किया था, तो अब दाम क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो एक्साइज के तौर पर उसको कम करे अपने दाम को और एक्साइज के अंदर जो है राहत दे लोगों को, ये हम चाहेंगे। दूसरी तरफ ये भी चाहेंगे कि जो जैसे कि आर्थिक व्यवस्था पूरे देश में है, आर्थिक व्यवस्था को जैसा सरकार और अपोजिशन सभी पार्टी चाहती हैं कि जीएसटी में लाया जाए, ताकि ये जो दाम का पार्टी एक जो है पैरिटी आ गई है, कहीं स्टेट पर 7-8 रुपये महंगा है, कहीं पर सस्ता है, और स्टेट ने भी बहुत अच्छे से इसको अपने जो फाइनेंशियल अपने नुकसान को इस सेक्टर से, पेट्रोल सेक्टर से पूरा करने की कोशिश की है। इसको भी देखते हुए हम चाहेंगे कि इसको जीएसटी में लाया जाए, ताकि वन नेशन वन रेट के तहत ये पूरे देश में जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम एक से हों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा और उससे ज्यादा सेफ्टी के लिए तो अपनी गाड़ी यूज कर रहे हैं। गाड़ी यूज करते हुए भी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जब मॉर्निंग में पहुंचते हैं तो भाई कल कुछ रेट था, आज कुछ रेट है, और इसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। किसको कहें सर? अभी 15 डेज वर्किंग होता है, 15 डेज रेस्ट होता है, तो इसमें सैलरीज भी नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम कहीं ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन हमें तो फ्यूल भराना ही पड़ेगा, जब ऑफिस आना जाना है तो फ्यूल का तो नॉर्मल ही है, तो थोड़ा तो एटलीस्ट कम करना चाहिए। भाई सवारी इतना पैसा देते नहीं, ये पेट्रोल बढ़ते जा रही, महंगाई बढ़ते जा रही, हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। अभी डेली का हम लोग का 200-300 रुपये पेट्रोल में खर्च होता है, और इतना पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत की बात है। मतलब कल परसों 79 था सर, आज 82 रुपये हो गया सर, 30 रुपये बढ़ गया। कहाँ से हम लोग करेंगे सर?
अभी 50 का तेल ले गए सर, कल पार्ट टाइम हम लोग जॉब करते हैं वहाँ जाने के लिए, कैसे हम लोग अफोर्ड करेंगे सर? सरकार को हम लोग की प्रॉब्लम दिखती नहीं है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे नोएडा की एक कहानी की। कोविड-19 के दौर में नौकरियां किस तरह से गई हैं, परिवारों पर किस तरह के आर्थिक बोझ पड़े हैं, ये जानने के लिए हमारे पास आधिकारिक डेटा नहीं है जैसा कि विकसित देशों में होता है। मगर नोएडा का ये आंकड़ा बता रहा है कि स्थिति कितनी गंभीर है। रविश रंजन की ये रिपोर्ट है कि नोएडा में 50,000 घरों में कनेक्शन कटने की नौबत आ गई है क्योंकि ये लोग बिजली बिल नहीं चुका पा रहे हैं। नोएडा की जेजे कॉलोनी में रहने वाले आशाराम गौड़ 1000 रुपए का बंदोबस्त करके बिजली का बिल जमा कराने पहुंचे हैं। लॉकडाउन में नौकरी छूट चुकी है, लेकिन खाली घर बैठकर हवा खाने की कीमत बिजली बिल के तौर पर अब वसूली जा रही है। लॉकडाउन लगने से पहले जो है ना तो मेरी नौकरी छूट गई। इसके बाद लॉकडाउन लग गया तो फिर 3 महीने के बाद जो है इकट्ठा बिल आ गया बिजली का, इकट्ठा 3 महीने का भेज दिया इन्होंने, तो 3 महीने का 3109 रुपया भेजा। अब ये बोले कि 2 बार भी जमा कर सकते हो, 3 बार में जमा कर सकते हो। तो एक बार तो मैं 2000 रुपये जमा करके गया, फिर बाद में इन्होंने मैसेज भेज दिया कि 1109 रुपये जमा करो, नहीं आपका संरक्षक काट दिया जाएगा। तो मैंने सोचा अगर लाइन काट देंगे तो फिर और परेशानी बढ़ जाएगी, इधर जाओ उधर जाओ, इससे अच्छा मैं कहीं से एडजस्ट करके पैसे ले के फिर जमा करने आया। सिर्फ घरेलू ही नहीं, व्यावसायिक उपभोक्ता भी बिजली के बिल से परेशान हैं। राजेंद्र मोहन जिंदल की फैक्ट्री 2.5 महीने पूरी तरह से बंद रही, लेकिन उसके बावजूद फिक्स चार्ज और न्यूनतम चार्ज के नाम पर हर महीने करीब 40,000 रुपए का बिल भेजा जाता रहा। तो मेरा अपील है सरकार से, जो ये फिक्स चार्जेस हैं, जब तक पूरी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चले ना, इसको बिल्कुल ही वेव ऑफ कर देना चाहिए। उधर नोएडा और गाजियाबाद में बड़ी तादाद में उपभोक्ताओं के बिजली का बिल न जमा कराने से बिजली विभाग का राजस्व खासा कम हो गया है। नोएडा में अप्रैल महीने में 2 लाख उपभोक्ताओं में से महज 70,000 ने और मई में महज 80,000 ने बिल जमा कराया। इसके चलते नोएडा में जहां करीब 350 से लेकर 400 करोड़ रुपए का राजस्व आता था, वहीं अप्रैल में महज 88 करोड़ और मई में 125 करोड़ रुपए ही मिला। जबकि गाजियाबाद में 8 लाख उपभोक्ताओं में से 4 लाख ने ही बिल जमा कराया और अप्रैल महीने में 260 करोड़ रुपए की जगह 85 करोड़ ही राजस्व आया। दोनों तरह से फर्क पड़ा। एक तो जो पैसे जो बिल बने थे उनको मिलने में भी दिक्कत आई, दूसरा जब इंडस्ट्रीज बंद हो गई, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बंद हो गए, तो यहाँ मेजर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, लगभग 33,000 कंज्यूमर हैं कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल मिला के, उनका टोटल बिल बंद हो गए। मई में भी उसका असर उतना ही दिखा, जो करीब 125 करोड़ के आसपास ही रेवेन्यू आ पाया। अब बिजली विभाग ने अकेले नोएडा में करीब 50,000 लोगों को कनेक्शन काटने का नोटिस भेजा है। साथ ही औद्योगिक ग्राहकों को 30 जून तक बिल भरने के बाद 1 महीने के फिक्स चार्ज से छूट देने का ऐलान भी किया है। उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद 2 ऐसे जिले हैं जहां के 80% से ज्यादा लोग अपने बिजली के बिल को भरते हैं और राजस्व देने के मामले में ये सबसे अव्वल शहर माने जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े उद्योग और महानगरों में बड़ी तादाद में बेरोजगार होते लोगों के चलते अब बिजली विभाग को खुद घाटे का करंट लग रहा है। गाजियाबाद से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।